नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। लेकिन उससे पहले दस्तक की शुरुआत करें, भ्रष्टाचार पर हम दस्तक दें। एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के हवाले से आ रही है। चुनाव के परिणाम को ममता बनर्जी ने चुनौती दी है। वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था। कोलकाता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी ने अर्जी डाल दी है और अब इतने दिनों बाद ये चुनावी प्रक्रिया को चुनौती दी है। जिस समय ये परिणाम आया था, टीएमसी को जीत मिली थी, बीजेपी टीएमसी को बंगाल की सत्ता से आउट नहीं कर पाई थी, तब ममता बनर्जी ने कहा था उस बात को जाने दीजिए, भूल जाइए। और अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उन्होंने अदालत में ये अर्जी दी। और आइए अब दस्तक की शुरुआत करते हैं, जहां आज आपको दस्तक देनी है उन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जिन्होंने न वैक्सीन को छोड़ा, न कोरोना की टेस्टिंग छोड़ी, न गरीबों का राशन छोड़ा। कोरोना के मुश्किल समय में करप्शन का अवसर खोजने वाले ऐसे लोगों से आप सावधान भी कैसे रहें, यह भी आज हम आपको बताएंगे। तो पहली दस्तक आज हम देंगे जनता को वैक्सीन लगाने के नाम पर कैंप लगाकर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ, जहां आम आदमी भी नहीं ये पता लगा पाया कि वैक्सीन उसे लगाई गई या सिर्फ सुई से पानी लगाकर लोग चलते बने। दूसरी दस्तक देंगे उस करप्शन के खिलाफ जो हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना की जांच करने के नाम पर अंजाम दिया गया, जहां आरोप है कि फर्जी आधार कार्ड जमा करके ज्यादा लोगों की जांच का दावा किया गया और पैसा बटोरा गया, जबकि जांच हुई ही नहीं। और तीसरी दस्तक होगी जनता के पैसे से सरकार की जनता को मुफ्त राशन देने वाली योजना में अपने भ्रष्टाचार की बोरी खोलने वालों के खिलाफ। तो शुरुआत वैक्सीनेशन घोटाले को अंजाम देने वाले से आपको सतर्क करते हुए, यदि अगर आपकी सोसाइटी, आपके ऑफिस, आपके मोहल्ले में कोई भी आए और आपसे ये कहे कि वो लोग वैक्सीन लगाने का कैंप लगाएंगे, तो जरूरी है कि आप ये रिपोर्ट देखें, क्योंकि मुंबई में बेहद पढ़े लिखे कुलीन संपन्न लोगों की सोसाइटी में वैक्सीन लगाने के नाम पर नकली वैक्सीन लगाकर पैसा वसूलने वालों ने जनता की वैक्सीन पर विश्वास तक को बुरी तरह से छल लिया है। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट वो नहीं समझ में आ रहा था। वी वॉन्ट टू नो फॉर द ऑथेंटिसिटी कि क्या गया है हमारे बॉडी में, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। कोई ऐसी कोई चीज नहीं डालती कि जिसके साइड इफेक्ट आए। सो देयर वी फेल्ट के अरे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग स्कैम। घोटाला, भ्रष्टाचार, करप्शन, लूट, ऐसा फर्जीवाड़ा जिसमें कुछ लोग आए, वैक्सीन लगाने की बात कही, वैक्सीन की डोज निकाली, टीके की डोज भरी, लेकिन शरीर में कोई वैक्सीन वाली दवाई नहीं, बल्कि ना जाने क्या इंजेक्ट करके करप्शन की कमाई करके चले गए। किसी गांव देहात में नहीं, बल्कि गगनचुंबी इमारतों के भीतर रहने वाले लोगों से वैक्सीन का दावा है, करप्शन हुआ। किसी कम पढ़े लिखे समाज के लोगों से नहीं, बल्कि मुंबई के कांदिवली में करोड़ों के फ्लैट वाली हीरानंदानी सोसाइटी में समाज, सिस्टम और सरकार तीनों को सावधान करने वाली घटना होती है। मई के आखिरी हफ्ते में ही हीरानंदानी एस्टेट सोसाइटी में 3 लोग आए, कहा यहां वैक्सीन का कैंप लगाएंगे। सोसाइटी के 390 लोग उस वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना से बचने का टीका लगवाने पहुंच गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की सोसाइटी के सैकड़ों लोग एक डर में जीने लगे। संवाददाता सौरभ बक्तानिया आपको सजग करने वाली रिपोर्ट तैयार करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम कांदिवली के वही सोसाइटी के बाहर मौजूद है, जहां पर 30 तारीख को एक बहुत ही बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव रखा था। 390 लोगों को, इस बिल्डिंग के जो रेसिडेंट है उनको वैक्सीन लगी, कोविशील्ड की वैक्सीन लगी, लेकिन उनमें से किसी को भी अगले 3 से 4 दिनों में कोई भी सिम्टम नहीं हुआ। यानी ना किसी को बुखार आया, ना किसी को बदन दर्द हुआ। आमतौर पर सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लक्षण वैक्सीनेशन के बाद आते हैं। हीरानंदानी सोसाइटी के लोगों को इसके बाद शक होने लगा कि कहीं ये उनके साथ टीकाकरण के नाम पर भ्रष्टाचार होने का लक्षण तो नहीं है।
हमें सर्टिफिकेट्स प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल रहे थे और हमें इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रही थी, सिम्टम्स नहीं हो रहे थे। सो वी आर वरीड अबाउट दैट थिंग। फिर 4-5 दिन तक हमको सर्टिफिकेट्स नहीं आए, तब जाके हमको ज्यादा इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस होना शुरू हुआ। 30 मई को कांदीवली की हीरानंदानी सोसाइटी में कथित कैंप में टीका लगवाने वाले लोगों का शक तब और बढ़ गया जब इन्हें याद आया कि वैक्सीन लगवाते वक्त कैंप लगाने वाले लोगों ने फोटो नहीं खींचने दी। वैक्सीन लगाने के बाद किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट तुरंत नहीं दिया। वैक्सीनेशन के कुछ दिनों बाद सर्टिफिकेट दिया भी तो अलग अलग अस्पतालों के नाम से भेजा गया। अब मुंबई की इस हाई राइज बिल्डिंग के लोगों का डर भी हाई राइज कर चुका है। डर इस बात का कि वैक्सीन के नाम पर न जाने क्या लगाकर करप्शन किया गया। सो देर वी फेल्ट के अरे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एंड देन सर्टिफिकेट जो आते हैं, जनरली गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट जो आते हैं वो 15-20 मिनट में या विद इन 1-2 आवर्स आ ही जाते हैं, एट द मोस्ट 24 आवर्स। बट हम लोग को किसी को भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं आया। जो भी सर्टिफिकेट्स आए किसी को 1 हफ्ते के बाद, किसी को उसके बाद। अच्छा, सर्टिफिकेट पे वो कोविन ऐप में सर्टिफिकेट आ गया है, मगर किसी को नानावटी हॉस्पिटल, किसी को लाइफलाइन, तो वहां पे हमें रियलाइज हुआ कि कुछ गलत हुआ है। तो देन ये सब चीज अभी चालू हुई है, मगर नाउ इट इज द लाइफ ऑफ 400 पीपल। अच्छा, जिसको सर्टिफिकेट आ गया है तो अभी तो वो अपना पहला डोज ले भी नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? तो वी नीड हेल्प दैट व्हाट नेक्स्ट इज टू बी डन। एंड ये जो सर्टिफिकेट है वो पहले वॉइड करना पड़ेगा या तो फिर एंटीबॉडी टेस्ट करना पड़ेगा। हमें वो भी नहीं पता है कि हमारे एक्चुअली बॉडी में गया क्या है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि किसी डॉक्टर की एडवाइस ले और इसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करे, सबकी इम्यूनिटी चेक करे कि क्या हुआ, हमें क्या इंजेक्ट किया है। पहले तो कोई ऐसी कोई चीज नहीं डाल दी कि जिसकी साइड इफेक्ट आए। वी वांट टू नो फॉर द ऑथेंटिसिटी कि क्या गया है हमारे बॉडी में। आज तक ने जब जनता के इस मुद्दे पर दस्तक देनी शुरू की तो पुलिस हरकत में आई। कांदीवली पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें अब तक पता चला एक नामी अस्पताल का कर्मचारी राजेश पांडे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा संजय गुप्ता और मुंबई में एक मेडिकल एसोसिएशन का पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह आरोपी हैं। राजेश पांडे का काम सोसाइटी और ऑफिसेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात करना होता था। संजय गुप्ता का काम टीका लगवाने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना होता था, जबकि आरोप है कि महेंद्र सिंह कथित वैक्सीन की डोज लाकर देता था, लेकिन कहां से पता नहीं, जिसके बदले एक रकम प्रति व्यक्ति ली जाती थी। हमसे 1260 रुपया लिया गया है। हमें बोला गया था 1200 रुपया ये इसका वैक्सीनेशन का चार्ज है और 60 रुपीज जीएसटी है। एक सोसाइटी में 390 लोगों के हिसाब से प्रति व्यक्ति 1260 रुपए लेकर दावा है कि कुछ ही घंटे में 4,91,000 रुपए का टीकाकरण स्कैम यहाँ अंजाम दिया गया, जिसमें 2 आरोपी हिरासत में हैं। महेंद्र सिंह अभी फरार है। बीएमसी ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी। इंक्वायरी का सबसे अहम पहलू होगा कि ये वैक्सीन कहां से लाई गई थी, क्या ये वैक्सीन जेन्युइन थी या फेक थी, और साथ में ये जो सर्टिफिकेट इश्यूज हुए हैं वो कैसे और किसने इनको इशू किए। अगर इसमें कोई भी इरेगुलरिटीज होगी तो बीएमसी खुद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। जरूरी है कि आप भी सावधान रहें। कोरोना से बचाव में वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा कहीं भी टीका लगवाते वक्त उस अस्पताल, टीका लगाने वाले लोगों की प्रामाणिकता की पहचान जरूर की जाए। सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। भ्रष्टाचारी हर जगह करप्शन की कमाई का रास्ता खोज ही लेते हैं। हरिद्वार में अप्रैल महीने में चले कुंभ के दौरान भी पहुंचे श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में करप्शन सामने आ चुका है। आइए पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला खुला कैसे। 22 अप्रैल को पंजाब के फरीदकोट के एलआईसी एजेंट विपिन मित्तल के पास एक एसएमएस आया। पंजाब के नागरिक को आए एसएमएस में बताया गया कि उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। चौंकाने वाली बात यह थी कि विपिन ने कभी कोरोना का टेस्ट करवाया ही नहीं था। विपिन फर्जी टेस्ट रिपोर्ट आने की जानकारी लेकर पहले स्थानीय अधिकारियों के पास पहुंचे, उन्हें दी, लेकिन किसी ने विपिन की कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद विपिन मित्तल ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर को बिना जांच कराए ही कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने की शिकायत ईमेल के जरिए भेज दी। आईसीएमआर ने पता किया तो पाया कि विपिन की जांच रिपोर्ट हरिद्वार से आई, जबकि विपिन कभी हरिद्वार गए ही नहीं थे। आईसीएमआर की तरफ से फिर से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े की जांच सौंप दी गई और फिर शुरुआती जांच में ही यह पता चल गया कि हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान दावा किया गया कि 1 लाख फर्जी कोरोना टेस्ट किए गए। अब
इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध दस्तक जब शुरू हुई तो कुंभ में कोरोना टेस्ट के लिए रखी गई एक कंपनी और 2 लैब्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी कंपनी के दफ्तरों पर हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने जांच की दस्तक दी। एक ही पते पर 500 लोगों की कोरोना जांच, एक फोन नंबर पर 70 लोगों का कोविड टेस्ट, फर्जी आधार कार्ड जमा करा के जांच की गई, फर्जी नाम फर्जी पते पर कोरोना टेस्ट हुए। ऐसे भ्रष्टाचारियों ने 1 लाख फर्जी कोविड टेस्ट कुंभ में कर दिए। अप्रैल के महीने में जब लाखों श्रद्धालु आस्था के कुंभ में हरिद्वार में जुटे, तब कोरोना जांच के नाम पर ऐसे करप्शन को अंजाम दिया गया जिसमें पैसा भी लूटा गया और जनता की जान खतरे में भी डाली गई। कुंभ के दौरान कुल 22 लैब को कोरोना जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। दावा है करीब 4 लाख कोरोना टेस्ट इन लैब्स ने किए। आरोप है कि 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी नाम, फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर डालकर कर दिए गए। प्रारंभिक जो वहाँ देहरादून से भी जो है जो इंक्वायरी किया गया है उसमें भी कुछ अनियमितताएं पुष्ट हुआ था कि एक ही लैब के माध्यम से लगभग इतना 1 लाख के आसपास जो टेस्ट करना प्रथम दृष्टि वही जो है असंभव लगता है, क्योंकि टोटल कई लैब्स मिल करके जो है कुछ लाखों का जो है टेस्ट किए हैं, बट अकेला एक ही लैब इतना करना भी पहला चीज असंभव है। जो कोविड का टेस्टिंग हुआ है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसमें कुछ अनियमितता के बारे में जिक्र करते हुए 3 फर्म, एक मिसेस मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कुंभ मेला और नालवा लैब्स और डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स, इनका विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने तहरीर दिया है। उस तहरीर के अनुसार मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कुंभ में करप्शन का कोरोना फैलाने की आरोपी कंपनियों की जांच उत्तराखंड में शुरू हुई। जांच की एक दस्तक आज तक ने भी दी। कुंभ में आए लोग कोरोना संक्रमित तो नहीं, इस बात की जांच का जिम्मा उठाने वाली एक आरोपी कंपनी का नाम है मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। लेकिन क्या इस कंपनी ने असली में टेस्ट कराए? क्या ये कंपनी जो पते बताती है वहीं पर मिलती है? इस बात का सच जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार कुणाल उत्तर प्रदेश में नोएडा से देश की राजधानी दिल्ली तक पड़ताल करके आए हैं। ये मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, जिसका एड्रेस दिखाया गया है C206 सेक्टर 63 नोएडा, और हम इसी कंपनी पे पहुंचे हैं। ये कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम आपको बता देते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दावा है कि करप्शन के आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज नाम की कंपनी ने ही अकेले कुंभ में 30,000 कोरोना टेस्ट कराए। लेकिन इस कंपनी के नोएडा में दर्ज पते के नाम पर क्या मिलता है, देखिए। C206 जो नोएडा का सेक्टर 63 है, एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं चलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो सामने दिखाई पड़ता है वो एक आटा चक्की दिखाई पड़ती है और साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है दिव्य कांति और कांति अमृत फूड प्रोडक्ट्स। और आपको हम यहाँ पर एड्रेस की भी तस्दीक करवाएं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि C206 सेक्टर 63 नोएडा। नोएडा के इस पते पर कुंभ में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े वाली आरोपी कंपनी के दफ्तर की जगह एक प्लास्टिक की फैक्ट्री मिली। यहाँ पर कोई मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस का दफ्तर है? नहीं सर। आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 15-20 दिन से। 15-20 दिन से ही कर रहे हैं। लेकिन ये तो दिखा रहा है ये C206 सेक्टर 63 यही है ना? यही है। यहाँ तो मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस का ऑफिस दिखा रहा है। पता नहीं सर। नोएडा के बाद आरोपी कंपनी का दूसरा पता दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में दर्ज है, जहां संवाददाता कुमार कुणाल को क्या दिखा आप देखिए। हमें यहाँ मिल रहा है ये 515 है और 515 लिखा हुआ है और साथ ही साथ नीचे दिखाता है स्वेगॉन, यहाँ भी मैक्स नहीं दिखा है और एक बड़ा सा ताला लटका हुआ दिखाई पड़ता है। ये है 515 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें भी मैक्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं, HSC इंटीग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर फायर एंड सेफ्टी। हम अंदर दाखिल होते हैं कि क्या है अंदर आखिर। यहाँ पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्या यहाँ पर मैक्स प्राइवेट लिमिटेड का कोई दफ्तर है? नहीं सर, यहाँ कोई दफ्तर नहीं, यहाँ कोई दफ्तर नहीं। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के शरद पंत कहते हैं कि उन्होंने 2 लैब को जांच का काम सौंपा था, लेकिन ऐसा क्या काम सौंपा कि जांच के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार का टेस्ट हुआ। उत्तराखंड में एक एंटीजन टेस्ट पर सरकार की तरफ से 300 रुपए मिलने थे, जबकि RT-PCR टेस्ट पर 400 से 900 रुपए का भुगतान होना था। 1 लाख टेस्ट बिना किए अगर फर्जी तरीके से गिना दिए गए तो आशंका है कि ये खेल 3 से 4 करोड़ रुपया उससे ज्यादा का हो सकता है, जिस पर अब जांच के साथ ये बताना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं भूलते कि भ्रष्टाचार का ये कोरोना खेल उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने की कर रहे हैं
जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जांच सिर्फ आरोपी कंपनी और लैब्स की ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में बैठे उन भ्रष्ट अधिकारियों की भी होनी चाहिए। संभव है कि जिनकी साठगांठ से ही करप्शन की टेस्टिंग का जिम्मा दिया गया। हरिद्वार से दिलीप सिंह और मुदित अग्रवाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना के इस भीषण विकट समय में भ्रष्टाचारियों ने गरीबों के राशन को भी नहीं छोड़ा। हमारे देश में जब सरकारें गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रही हैं, जब भारत हर साल सस्ता या मुफ्त अनाज मुहैया कराने पर जनता के टैक्स से भरे पैसों में से 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है हर साल, तब एक सच ये भी है कि हर साल 92,000 करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद हो जा रहा है और उसी बर्बादी में करप्शन खोर अपनी आबादी खोज लेते हैं। बोरियों में हाथ डालकर जो गेहूं निकाला जा रहा है, देखिए गेहूं के उन दानों को और सोचिए मिट्टी से सना हुआ ये गेहूं जिसमें करप्शन की धूल, भ्रष्टाचार की गंदगी ज्यादा है। क्या इसे गरीब आम आदमी खा सकता है? बरनाला के सरकारी राशन की दुकान पर लोग राशन में वो गेहूं लेने पहुंचे जिससे सरकारें दावा करती हैं कि जनता को मुफ्त देकर कोरोना के संकट काल में पेट भरने का इंतजाम कर दिया। लेकिन यहाँ महिलाएं गुस्से में हाथ में उन गेहूं के दाने को लेकर जिसमें ईमानदारी की खुराक से ज्यादा भ्रष्टाचार की मिलावट है। बिल्कुल खराब है जी कणक। आ कणक दा हाल देख लो जी की है जी। कणक गरीब खा के मरूगा नहीं तो होर की करूगा। ए जी गरीबां नूं वोटां पाउण दा की फायदा है जे एमसी बनाउण दा जेड़ा गरीबां दी मदद ना करे आके टाइम पे। देखिए इन हाथों को, इन्हीं हाथों से दबाए गए वोट से सरकारें बनती हैं। इन्हीं हाथों से खरीदे गए सामान पर टैक्स लेकर सरकारी खजाना भरता है। लेकिन इन हाथों को मुफ्त राशन जब सरकारी योजना में दिया जाता है तो उसमें भ्रष्टाचारी अपना रंग दिखा देते हैं। गरीबों के साथ ये भद्दा मजाक, जहां घुन खा चुके हैं जिस गेहूं को, उसी को खाने के लिए गरीबों को पहुंचा दिया गया। बिल्कुल ही बेकार कणक है जेडी फ्री वाली कणक दे रहे हैं। यही जी कणक लेके दसो असं अपने बच्चों को खुआइए की करिए? बीमारी तो पहले ही फैल रही है। अब आपको उस सरकारी राशन की दुकान के भीतर ले चलते हैं जहां गेहूं के नाम पर घुन लगा अनाज बंटना था। पता चला ऐसा ही खराब कई क्विंटल गेहूं बोरियां भरकर यहां गरीबों के नाम पर पहुंचाया गया, जिससे अब जनता नाराज हो गई। जिंदाबाद सियासत जिनसे होती है उनके मुर्दाबाद के नारे इसीलिए क्योंकि जहां बोरी तक सड़ चुकी है उसमें गेहूं कितना अच्छा होगा। यहाँ फिर से देखिए इन दानों को। ऐसा गेहूं कौन खाएगा? आदमी छोड़िए जानवर भी ना खाए, फिर गरीबों के पेट में ऐसा खराब गेहूं क्यों खपाया जा रहा है? कहते ਇਹ ਜੀ ਮਿਲੂਗੇ। मैं क्या ये जैसे छिटना थोड़े डंगरां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ बीमारी कोरोना दी है, ये तो पहले भी बीमारी लगूगी सानू ਇਹ ਜੇ कनक खावांगे तो ਅਸੀਂ। गरीबों के राशन पर और जनता के पैसे पर भ्रष्टाचार को अंजाम सिर्फ राशन की दुकान पर ही नहीं बल्कि खरीद से लेकर गोदाम और फिर दुकान तक दिया जाता है। सरकारी गोदाम में खराब गेहूं पहुंचता है। सरकारी मंडियों में जनता के पैसे से गेहूं चावल खरीदते वक्त उन्हें संभालने का इंतजाम नहीं होता। बारिश में अन्न भीगता है और सड़ता है। गोदामों में भी आम आदमी के अनाज को सड़ा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में आज भी सरकारी मंडियों में सुरक्षित तरीके से अन्न खरीद का बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हुआ। सड़क, हाईवे, एयरपोर्ट बनाने की बड़ी बड़ी घोषणाएं बजटों में होती हैं, लेकिन हर साल अरबों के अनाज को सड़ने से बचाने के लिए गोदाम और सुरक्षित परिवहन का इंतजाम नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जनता के हिस्से में घुन खाया गेहूं पहुंचने लगता है। आज तक ब्यूरो। पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी नताशा नरवाल, देवांगना कालता आज शाम को तिहाड़ जेल दिल्ली से रिहा हो गई। रिहाई के बाद जेल से बाहर निकलते ही नताशा और देवांगना की तस्वीरें सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए।
इतिहास किधर। पूर्वी दिल्ली में दंगों की साजिश रचने के आरोपी ये एक्टिविस्ट पर पुलिस ने आतंक विरोधी कानून यूएपीए की धाराएं लगाई, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए इसी हफ्ते कड़ी टिप्पणी की थी। बावजूद इसके जब जमानत मिलने के बाद भी रिहाई में देरी हुई तो दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में अपील की गई। अदालत ने आज तीनों आरोपी एक्टिविस्ट्स को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। इससे पहले दिल्ली पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट में उस जमानत के खिलाफ पहुंच चुकी है जो नताशा, देवांगना और आसिफ इकबाल को दिल्ली हाईकोर्ट से दी गई है। राजनीति की चिड़िया के साथ एक चिड़िया उड़ी उम्मीदों की, जिसे तय करना है लाखों छात्रों का भविष्य। सीबीएसई के मार्किंग सिस्टम से अब पर्दा उठ गया। 30-30-40 का फॉर्मूला तैयार किया गया, जो तय करेगा कि आखिर 12वीं में बच्चों के नंबर कैसे आने वाले हैं। एक चिड़िया और उड़ी है, 12वीं के विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की उड़ान लिए। उनके जिंदगी का बेहतरीन नीला आसमान लिए, शानदार करियर बनाने का अरमान लिए। तो सरकार के फैसले ने बता दिया है कि परीक्षा नहीं हुई तो आगे बच्चों का परिणाम कैसे होगा, कैसे मिलेंगे नंबर, कैसे होगा कॉलेज में एडमिशन। तो समझिए, ये पूरा फॉर्मूला 30-30 और 40 के वेटेज वाला है। पहले 30% 10वीं के परिणाम तय करेंगे। इसमें टॉप 3 यानी जिन 3 विषयों में सबसे ज्यादा नंबर आए थे उसे जोड़ा जाएगा। दूसरे 30 के फॉर्मूले में 11वीं की परीक्षा का औसत होगा, जिसमें सभी 5 विषय शामिल होंगे। वहीं 40% हिस्सा 12वीं में दिए गए प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट प्रैक्टिकल के अंकों का होगा। सुप्रीम कोर्ट में 13 सदस्यों की टीम ने बताया कि इस फॉर्मूले में 10वीं और 11वीं की परीक्षा को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये वो वक्त था जब लॉकडाउन नहीं था और छात्रों की क्षमता का मूल्यांकन सामान्य परिस्थितियों में हुआ, जबकि 12वीं के हालात ऑनलाइन क्लास वाले थे। ऐसे में छात्र उतनी अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सके, इसलिए पिछले 2 साल का रिकॉर्ड काफी अहम है। 10वीं के टॉप 3 विषय इसलिए क्योंकि यही विषय तय करते हैं कि छात्र 11वीं में कौन से विषय के साथ पढ़ाई करने जा रहा है। ऐसे में 10वीं और 11वीं का मूल्यांकन सीबीएसई के अपने पारंपरिक तरीके से तय किया गया था, जिसे देखते हुए 30-30 और 40 का वेटेज रखा गया है। जो एक्चुअली सिनेरियो था हमारा मतलब उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही था, क्योंकि एग्जाम्स कंडक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एंड क्योंकि 10th क्लास को बेस्ट ऑफ 3 का परसेंटेज दे रहे हैं, सो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज थी। अब सवाल ये है कि क्या 10वीं और 12वीं के बोर्ड की तैयारी छात्र एक जैसे तरीके से करते हैं? क्या 11वीं की परीक्षा और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में कोई खास अंतर नहीं होता? इनमें चिंता दरअसल इस बात की है कि 10वीं में आपने जो विषय पढ़े हैं उसका टेम्परामेंट अलग है। 11वीं में बहुत सारे बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते जितना वो आधे सेमेस्टर के बाद ध्यान देने लगते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 12वीं के बोर्ड के लिए। तो उनकी चिंता ये है कि अगर 60% का इवैल्यूएशन अगर 2 कक्षाओं का होगा और सिर्फ 40% 12वीं को दिया जाएगा, तो ऐसा ना हो कि जितने नंबर वो या जिस तरह का ग्रेड वो उम्मीद कर रहे हैं 12वीं में उससे कम ना आ जाए और फिर उसका असर प्रतियोगी परीक्षाओं पर ना पड़े। और जाहिर है ये चिंता वाजिब है। देखना होगा कि सरकार और सीबीएसई की ओर से क्या इन चिंताओं को दुरुस्त करने के लिए भी कोई कदम उठाए जाएंगे। मेरे हिसाब से जो 10वीं और 12वीं के नंबर हैं वो ज़्यादा मैटर करने चाहिए, और जो कक्षा 11वीं के नंबर हैं उनकी जो 30% जो परसेंटेज रखी गई है उसको कम करके थोड़ा जैसे 15% तक कर देना चाहिए। जो ये वैल्यूएशन का जो मेथड होगा 30-30-40 का, इसमें जो 30% 11th का है बस वो आधार थोड़ा कम होना चाहिए उसका। ये सब कुछ हमारे लिए नया था, तो 12वीं के हिसाब से ही हमारा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमें सब लोग कॉम्पिटिटिव नहीं सोचते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में शुरू से जुटकर डीयू या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं इंपॉर्टेंट होती है, ना कि 11वीं। 12th का जो भी क्राइटेरिया आता है इवैल्यूएशन का, सीबीएसई मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल एक फेयर क्राइटेरिया निकालेगी जिसमें ज्यादा बच्चों का नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो हमें सीबीएसई पे पूरा भरोसा है, जो वो कह रहे कि हमारे लिए अच्छा ही होगा, और उनको एक नतीजे पे आना था, ये नतीजा है तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे जारी करने के लिए बाकायदा कैलेंडर जारी कर दिया है। 23 जून तक स्कूल रिजल्ट कमेटी तैयार कर देंगे। 15 जुलाई तक स्कूल मार्कशीट बोर्ड के लिंक पर अपलोड करेंगे और 31 जुलाई तक
सीबीएसई 12वीं के नतीजे का ऐलान करेगा। सीबीएसई के 92 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस फॉर्मूले के दो पहलू हैं जो 10वीं और 11वीं के रिजल्ट पर आधारित हैं। यानी जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए उनकी तो चांदी वाली चिड़िया उड़ी, लेकिन जिनके नंबर अच्छे नहीं थे, उन्होंने आगे की तैयारी अच्छी कर रखी थी, उनको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक और विकल्प दिया है कि अगर छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो फिजिकली परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। आशुतोष मिश्रा, अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। आप देखते रहिए आज तक।